नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। थाईलैंड के बाद श्रीलंका में मोदी की गूंज, हुआ भव्य स्वागत। श्रीलंका ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से किया सम्मानित। भारत श्रीलंका के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर। वह बिल को लेकर इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार, संजय राउत ने किया साफ, कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारे लिए चैप्टर क्लोज। तो वहीं बिल पर जेडीयू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चिराग की पार्टी में भी बवाल। वह बिल पर बढ़ता जा रहा है बवाल। ओबीसी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने वक्फ संशोधन बिल को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। साथ ही बिल के खिलाफ आरजेडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में लागू हुई आयुष्मान भारत योजना, 10 लाख तक का इलाज मिलेगा पूरा मुफ्त। तो आतिशी से नहीं छूट रहा बंगले का मोह, पीडब्ल्यूडी को आतिशी ने लिख डाली चिट्ठी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर तनातनी, बीजेपी टीएमसी आमने सामने, बयानबाजी भी जमकर हाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगों की साजिश का लगाया बड़ा आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद श्रीलंका पहुंचे हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंका सरकार के 5 मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी मोदी के नारों के साथ गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिनासनायके ने पीएम के आवभगत में जरा भी कमी नहीं होने दी। श्रीलंका ने पीएम मोदी को पहले सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उसके बाद अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बैठक भी की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग, विकास और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सुरक्षा सहयोग बढ़ाने संबंधित कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की भी मांग की है। साथ ही संयुक्त प्रेस वार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। एक दिन की पीएम की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही? देखिए, महत्वपूर्ण तो इस बात से ही देखा जा सकता है कि पीएम मोदी वहां गए, चौथी बार गए हैं, और उधर से इनको मित्र विभूषण का पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च सिविल अवार्ड है। और इस बीच जो जितने भी दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस कोऑपरेटिव। दोनों के बीच डिफेंस के कोऑपरेशन को लेकर एग्रीमेंट हुआ है दोनों साइड से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे विकासवादी परियोजना से। क्योंकि 3 तरह के नेता होते हैं, एक राष्ट्रवादी, एक परिवारवादी, एक कुर्सीवादी। और कांग्रेस में कुछ परिवारवादी थे, कुछ कुर्सीवादी थे। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कुर्सी पर चिपके रहने के लिए सारे समझौते कर लेंगे, वैसे जो देश को नुकसान कर रहा था, श्रीलंका उसी का उदाहरण है। श्रीलंका में जो इतना विवाद चल रहा था भारत को लेकर, और उसे चीन के करीब भेज दिया मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसके कारण हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह चीन के हवाले हो गया। हालांकि 2014 के बाद स्थितियां बदली और चीन से दूरी बनाना शुरू किया श्रीलंका ने, क्योंकि भारत के साथ संबंध बेहतर हुए। यही वजह है कि बार बार श्रीलंका जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद हम्बनटोटा में भी जो चीन का कब्जा हो रहा था, व्यावसायिक नहीं बल्कि अपने सैनिकों को वहां भेज रहा था, श्रीलंका ने वो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम बदल दिए और कहा कि नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, चीन की सेना यहां नजर नहीं आनी चाहिए। यही बात आज प्रेसिडेंट दिशानायके ने कहा है कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के विरोध में नहीं होने देंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए है कि वहां जाकर उन्होंने एक साथ श्रीलंका को अपने साथ तो जोड़ा ही, चीन को अपने आसपास से बाहर भगाया है। जैसे थाईलैंड में भी अलग अलग बायलैटरल मीटिंग हुई, नेपाल से बातचीत हुई, उसके बाद भूटान से बातचीत हुई, म्यांमार से बातचीत हुई, और फिर थाईलैंड भी भारत के साथ आया। तो ये चारों तरफ जो बिम्स्टेक कंट्री
और पड़ोस के देश जो धीरे धीरे यूपीए के समय में श्रीलंका के करीब जा रहा था, उसे अपने साथ लाया गया। ये सुरक्षा के साथ बेहतर तालमेल है, जो विकास भी चाहिए और चीन से सुरक्षा भी चाहिए। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा था 2 दिन पहले कि हम विकासवादी हैं, विस्तारवादी नहीं हैं। विस्तारवादियों से सतर्क रहो, जो कर्ज देकर तुम्हारी जमीन हड़पता है। ये चीन की पॉलिसी है। श्रीलंका में भी उसने कर्ज देकर यही काम किया, भूटान म्यांमार के साथ भी यही करने की कोशिश किया, नेपाल में भी यही किया, और अब ये लोग उसकी चालाकी को समझ रहे हैं तो भारत के करीब धीरे धीरे आ रहे हैं। जी, अब बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह बिल दोनों ही सदन से पास हो चुका है, पर विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। साथ ही वह बिल के पास होने से विपक्षी पार्टियों में ही दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जमकर बवाल काट रहे हैं, तो बवाल के बीच में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का एक बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि वो बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। संजय राउत ने साफ कहा कि संसद में हमने अपनी बात कह दी, अब ये फाइनल फैसला हमारा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारे लिए ये क्लोज हो चुका है मुद्दा। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछले 3-4 दिनों से जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता मुखर होकर मीडिया के सामने वक्फ बिल की खिलाफत कर रहे थे। इन 2 दिनों में जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी। तो वहीं वक्फ बिल को लेकर आज जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंजुम आरा ने कहा कि जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर 5 सुझाव जेपीसी को दिए थे, सभी सुझाव मान लिए गए हैं। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पत्रकारों के सवाल पूछने का समय आया तो बिना पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए सभी जेडीयू नेता उठकर चले गए। ऐसे में जेडीयू में बवाल की खबरों को और हवा मिल गई है। साथ ही जेडीयू के बाद लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में भी नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर, क्या चल रहा है, पहले ये जानना चाहेंगे जेडीयू में, और क्या विपक्षी गठबंधन में भी दरार आ गई है? देखिए, जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन बिल आया, उसके बाद कुछ पार्टी के नेताओं के जो आंखों पर झिल्ली लगी हुई थी, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था कि हम किसके साथ हैं, वो स्पष्टता अब दिखाई पड़ेगी। नीतीश कुमार को भी लग जाएगा कि जिसके समर्थन की उम्मीद नहीं थी उसको भी हम अपने साथ लेकर घूम रहे थे, ये समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं, ये दिखावे के लोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, ये दिखाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा होती है। 2024 के चुनाव के बाद कई नेताओं ने सवाल उठाया कि हमें अल्पसंख्यक मोर्चे की क्या जरूरत है, ये मुस्लिम हमें वोट तो देते नहीं हैं। और बड़े बड़े इसके जो चालाक नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आके अल्पसंख्यक मोर्चा में अपनी जगह बना के रखते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक मोर्चा को उसी जगह पर छोड़ दिया गया है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये स्पष्टता तो है कि हमें कौन से मुद्दे पर किस एजेंडे के साथ काम करना है। लेकिन अभी रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान या फिर नीतीश कुमार या फिर जयंत चौधरी, ऐसे अभी एनडीए के सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उसमें हैं, ये सारे सहयोगी जो हैं, इनको ये लग रहा था कि नहीं नहीं, हम दोनों नाव पर पैर रखेंगे, एक नाव नहीं चाहिए। अभी सुभाषपा में भी यही बात चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी है, राजभर की पार्टी, उनके भी मुस्लिम लीडर है जो नाराज चल रहे हैं। तो ये दोनों नाव में सवारी करना चाहते हैं कि जब फायदा मिले तो सत्ता के लिए भाजपा के साथ रहो, जब हमें मौका मिले तो उधर की तरफ चल जाओ। तो आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपको तय करना पड़ेगा कि सत्ता की सुविधा का उपयोग कर रहे हो तो आप हमारे एजेंडे पर काम करोगे, अगर आपको नहीं चाहिए सत्ता के साथ रहना तो फिर विपक्षी खेमे में चले जाओ। इसलिए सत्ता पक्ष में भी एक क्लियरिटी हो रही है। दूसरी तरफ एनडीए के अलावा विपक्ष में ये परेशानी बढ़ी। अब संजय राउत क्या करेंगे? ये वक्फ बोर्ड बिल पर ये विरोध किए, और विरोध करने के बाद 31 नेता महाराष्ट्र के अंदर इनका साथ छोड़कर चले गए। बार बार ये बात कही जा रही है सांसद साथ नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती उद्धव ठाकरे ने कर्ज अदा की है। कौन सा कर्ज? कि ये लोकसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन इनका जो था महाविकास अघाड़ी, उसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, इन लोगों को मुसलमानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अब वो दबाव बना रहे थे कि नहीं भाई, हमारा समर्थन करना पड़ेगा, हमने आपको वोट दिया है, संसद में सीटें दी हैं 9-9,
तो इसके आधार पर वो कर्ज अदा कर रहे थे कि लोकसभा में, राज्यसभा में हम विरोध कर लेते हैं। अब ये कर्ज अदायगी के चक्कर में 31-32 नेता छोड़कर चले गए। सांसद भी नाराज हैं कि अगर आगे भी इसी रास्ते पर चले हम भी छोड़कर चले जाएंगे। तो विपक्षी पार्टियों में जो बैठे हुए हैं और जो सेकुलरिज्म का नाटक कर रहे हैं, उनको भी ये पता चल जाएगा कि मुसलमान उनके साथ हैं या फिर साथ देने का ढोंग कर रहे हैं कि जो हमारे साथ रहेगा हिंदुओं का विरोधी रहेगा, हम केवल उसी का समर्थन करेंगे। हिंदुओं का समर्थन किए तो फिर आपसे खिसकना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये एक ऐसा परीक्षा है जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया है, ऐसी परीक्षा है जिसके कारण सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एनडीए के कौन कौन से सहयोगी किस विचारधारा पर चलेंगे और विपक्ष के जो जितनी पार्टियां हैं वो किस विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहती हैं। जी, तो वक्फ बिल को लेकर अलग अलग पार्टियों में बवाल और बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं वक्फ बिल पर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मचा संग्राम है। विपक्ष इस बिल को लेकर लगातार हाय तौबा मचा रहा है। कांग्रेस और ओवैसी ने पहले ही बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। तो वहीं अब इस लिस्ट में अन्य विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। आज आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान इस बिल को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। साथ ही आरजेडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तेजस्वी यादव ने आज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि हमारी सरकार आई तो बिहार में वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे। सर, एक एक करके विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अंतिम उम्मीद है या फिर हम दिखा सकते हैं। मुसलमानों को दिखाना भी है कि हम तुम्हारे लिए केवल संसद में नहीं लड़ रहे, सड़क पर भी लड़ेंगे और सड़क के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो संसद में तो इनका एजेंडा साफ हो गया, इन्होंने विरोध किया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और सड़क पर लड़ने की जहां तक बात है, इनके नेता ही कंफ्यूज्ड हैं कि अगर मुसलमानों के इस आंदोलन में हमने साथ दिया तो क्या हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे, क्या मुसलमानों के साथ इस आंदोलन में आएंगे। सड़क पर अभी तक जितने जगह पर प्रदर्शन हुए हैं उसमें सारे के सारे मुस्लिम लीडर और मुस्लिम नेता दिखाई पड़े, मुस्लिम संगठनों के कुछ कार्यकर्ता दिखाई पड़े। इन लोगों ने ये शुक्रवार की नमाज का फायदा उठाया, नमाज के समय जो इकट्ठे हुए उसको प्रदर्शन के लिए भेज दिया। उसी तरीके से अब ये पॉलिटिकली मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पार्टियां जानती है, लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं कि हम अपने यादव लीडरों को कहेंगे कि इसके खिलाफ जाओ तो फिर वो अपने गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को बुलाएंगे तो वो इन लोगों के समर्थन में प्रदर्शन करने के बदले इन लोगों के खिलाफ ही प्रदर्शन करेगा। तो एक रास्ता बचता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम दिखाने की कोशिश करें। अपने अपने मुस्लिम नेताओं को कहा, जाओ भाई याचिका दायर करो। पता इनको ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो पहली बार आया है। संविधान में कोई उथल पुथल नहीं मची है, जो संशोधन चल रहा था उसी को आगे बढ़ाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय नहीं कर सकता, जज ये नहीं तय कर सकते कि आप इस संशोधन में से कौन से नियम लगाएंगे, कौन से नियम हटाएंगे। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की। दिल्ली की राजनीति से केजरीवाल पूरी तरह से गायब है, पर दिल्ली की बीजेपी सरकार हर दिन बड़े बड़े फैसले ले रही है। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया। इस योजना के लागू होने के बाद अब दिल्ली के पात्र परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 5 लाख रुपए राज्य सरकार से मिलेंगे। तो वहीं आतिशी का बंगले से मुंह तो जा ही नहीं रहा है। आतिशी ने पीडब्ल्यूडी से नया सरकारी आवास आवंटित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि बतौर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उन्हें AB 17 मथुरा रोड वाला बंगला रहने के लिए दिया जाए या फिर दरियागंज के अंसारी रोड पर कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल आतिशी मथुरा रोड स्थित उसी बंगले में रह रही है जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटित किया गया था। हालांकि अब जब वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उस बंगले की स्थिति स्पष्ट नहीं है और हो सकता है कि आतिशी से ये बंगला जल्द से जल्द छीन भी लिया जाए। सर, क्यों बंगले से मुंह नहीं जा रहा है? क्या है ये बंगला का विवाद? अभी बंगला पॉलिटिक्स चल रहा है आम आदमी पार्टी में, और ये जो अभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार जो दिल्ली में बनी है, इसके कामों के बारे में चर्चा कम हो रही है। चर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना ये लटकाए हुए क्यों था केजरीवाल? क्यों केजरीवाल ये फरिश्ते स्कीम लेकर आया था? फरिश्ते, भाई ये सनातनी लोग फरिश्ता तो जानते नहीं
ये तो इब्राहिम के वंशज जानते हैं। क्रिश्चियनिटी में फरिश्ता होता है, इस्लाम में फरिश्ता होता है, हमारे यहाँ तो देवदूत होते हैं। तो देवदूत योजना लागू करनी चाहिए थी, तो फरिश्ते को तो खत्म कर दिया गया। चला कि नहीं भाई, इसमें घोटाला भी है और उसके साथ इसके नाम को लेकर भी बड़ी परेशानी है। इसलिए अब आयुष्मान भारत योजना आया, आपको आयुष्मान भव का आशीर्वाद देगा, यानी 10 लाख तक मुफ्त में इलाज होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना है। केजरीवाल इतने दिनों से इसको लागू ही नहीं कर रहा था कि इससे पीएम मोदी की यहां पर पकड़ बढ़ेगी। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन अब लागू हो गया है। दूसरे तरफ ये छटपटा रहे हैं क्योंकि बंगला का विवाद तो अभी शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी में। बंगला के लिए ही तो गोपाल राय और आतिशी में झगड़ा चल रहा था। अब आतिशी मरलेना के साथ समस्या ये है कि क्या वो बंगला पर कब्जा कर पाएगी, क्योंकि एबी मथुरा रोड वाला बंगला तो इनके हाथों से छिन गया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कह दिया गया कि वो बंगला आपको नहीं मिलेगा, आप कंटिन्यू नहीं कर सकती, जल्दी से खाली करो। इन्होंने कहा अंसारी रोड वाला बंगला वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो पहले मनीष सिसोदिया का बंगला था और इन्होंने कब्जा किया। अब मनीष सिसोदिया का बंगला जब इनको अलाउट हुआ था तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम सेक्रीफाइस करेंगे, ये बंगला मनीष सिसोदिया के परिवार ही उसमें रहेंगे, हम लोग कालका जी ही रहेंगे। फिर इसने जैस्मिन शाह के बंगले की बात की। जैस्मिन शाह जो दिल्ली डेवलपमेंट डायलॉग कमीशन के चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और उनको बंगला दिया गया था, अब वो भी बाहर है। बंगले के लिए सौरभ भारद्वाज भी चिंतित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान रही है कि अभी बंगला, हमारे पास जितने बंगले हैं उसका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, और सबसे पहले बंगला तो देना है चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर ने पहले कह दिया कि भाई हम वो वाला शीश महल नहीं लेंगे, तो दूसरा बंगला चाहिए, सेक्रेटेरिएट से नजदीक चाहिए। तो इसलिए पहले इन मंत्रियों को, फिर उसके बाद कुछ वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को, फिर स्पीकर को, ये सारे बंगले देख लिए जाएंगे। उसके बाद अगर बचेगा तो आपको देंगे, पहले ये खाली करो। और आपके लिए प्रावधान है, आप क्या हो, नेता प्रतिपक्ष, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ये सुविधाएं एक काउज के तहत है और उसमें एक विकल्प दिया गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बंगला अलाउट नहीं किया जाता है किसी मजबूरी बस, तो वैसे में 20,000 रुपया महीना उनको भत्ता के तौर पर, यानी कि एचआरए दिया जाएगा। तो 20,000 लो और अपने घर में रहो, आपको बेहतर बंगला की जरूरत क्या है। इसलिए अभी इन लोगों को बंगले की समस्या और आगे बढ़ाएगी, चाहे केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो या गोपाल राय हो, सब लोग बंगले के लिए छटपटा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। रामनवमी के अवसर पर हिंदू संगठनों को हाईकोर्ट ने जुलूस निकालने की शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। इस निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर भी रख दिया है। रामनवमी को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन में पुलिस लोगों को रामनवमी मनाने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें हर मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगों की साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। सर, कल रामनवमी मनाई जाएगी, उससे पहले क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हों या फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, एक काम करना चाहिए इनको, 1000-2000 टीवी स्क्रीन बड़े बड़े लगाएं और दिखाएं कि देखो क्या अंतर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, वहां पर रामनवमी के जुलूस में ये जिहादी नहीं घुस पाए, पत्थरबाजी नहीं कर पाए, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है और उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है कि स्मूथ तरीके से, बेहतर तरीके से ये शोभा यात्रा निकल सके। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सरकार है, वो कह रही है कि ये शोभा यात्रा निकालने वाले दंगा पैदा करेंगे, ये दंगाई हैं, ये दंगा फैलाने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भाई हमारा पर्व, हम त्योहार मना रहे हैं, हम जुलूस निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, तो हमें डिस्टर्ब करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे कि हमें पर आरोप लगाओगे। पुलिस उसी की साजिश में फंसी हुई है कि देख लेते हैं कहां कहां क्या होगा, और अगर कहीं कुछ हुआ तो फिर इन्हीं को पीटा जाएगा जो शोभा यात्रा में जाएंगे। ममता बनर्जी यही करती रही है। पिछली बार ये बोली थी कि रमजान के पाक महीने में कोई मुसलमान पत्थरबाजी कैसे कर सकता है, जबकि सारे पत्थरबाजी ये छतों से की जा रही थी जो मुसलमानों के घर थे। और हाई कोर्ट ने यही कहा था
कि भाई ये अचानक से ऊपर से आसमान से पत्थर बरस रहे हैं, तो क्या ये शोभा यात्रा निकालने वाले लोग पहले छत पर चढ़े और उसके बाद पत्थर इकट्ठा करके मारा? तो ये स्थिति ममता बनर्जी की है। पश्चिम बंगाल के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि तुम्हें कैसी सरकार चाहिए। आगे चुनाव आने वाला है। ममता बनर्जी को अगर इस बार वहां के हिंदुओं ने जवाब नहीं दिया तो फिर उनके ऊपर दूसरे जगह के हिंदू जो हैं वो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।